नमस्कार दर्शकों, आप जरा कल्पना करके देखिए कि यदि राजगद्दी पर एक से अधिक युवराज अथवा राजा बैठ जाएं तो क्या राजकाज आसानी से चल सकता है? शायद नहीं, क्योंकि सबके मत और स्वार्थ अलग अलग होंगे और पूरा राज्य बहुत ही जल्दी छिन्न भिन्न हो जाएगा। यानी ऐसा राजकाज लंबे समय तक चला नहीं करता है। ठीक इसी प्रकार से यदि लग्न में एक से अधिक ग्रह बैठ जाएं और वह आपस में शत्रुता का भाव रखते हो तो जातक हमेशा ही परेशान और बाधाओं से घिरा हुआ ही रहेगा। आज के वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसको अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुन लें ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही सर्वप्रथम आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। इसके अलावा यदि आप हमारे इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल, फेसबुक पेज वास्तु ज्ञान पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज वास्तु ज्ञान को लाइक एवं वीडियो को शेयर जरूर करें। हम आपसे एक अनुरोध और करते हैं कि आप अपनी अमूल्य राय से हमको अवश्य ही अवगत कराएं कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा। अपने पिछले अंक में हमने आपको कुंडली के माध्यम से कुंडली के पहले घर के बारे में चर्चा की थी। आज के इस अंक में हम आपको कुंडली के पहले घर यानी लग्न और 7वें घर के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। लग्न का अर्थ है जातक का स्वयं का व्यक्तित्व और राजगद्दी। यदि राजगद्दी पर एक से अधिक युवराज अथवा राजा बैठ जाएं तो ऐसे राजा का कार्यकाल चलना लगभग असंभव ही समय तक चला नहीं करता। ठीक इसी प्रकार से यदि लग्न में एक से अधिक ग्रह बैठ जाए तो और वह आपस में शत्रुता का भाव रखते हो तो वह जातक हमेशा ही परेशानियों तथा बाधाओं से घिरा हुआ ही रहता है। इसके साथ ही साथ एक तथ्य का और ध्यान रखना चाहिए कि यदि लग्न भाव में अत्यंत ही शुभ ग्रह बैठे हुए हों लेकिन 7वां घर खाली हो और उसमें कोई ग्रह न हो तो पहले घर वाले ग्रह शुभ होने के बावजूद भी निष्फल ही रह जाते हैं। यदि किसी जातक का 7वां घर खाली हो तो इसका उपाय करके 7वें घर को जागृत जरूर कर लेना चाहिए। 7वें घर का मालिक शुक्र यानी स्त्री अथवा गाय होती है, अर्थात स्त्री अथवा गाय से संपर्क बनाने से पहले घर में स्थित ग्रह शुभ फल देने लगता है। 7वें घर को जागृत करने के लिए घर में कुआं, नल अथवा बोरिंग भी कराया जा सकता है। गाय की सेवा की जा सकती है या विवाह किया जा सकता है। इसके अलावा यदि 7वें घर में शुक्र ग्रह या उसका कोई भी मित्र ग्रह विद्यमान हो तथा उसका पूरा लाभ प्राप्त न हो रहा हो तो पहले घर में शुभ ग्रह को स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। पहले घर के बारे में जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि पहला घर गला या कंठ भी पहला घर होता है। अतः पहले घर में किसी ग्रह को स्थापित करने के लिए गले में उक्त शुभ ग्रह से संबंधित वस्तुओं को डाल लेना चाहिए। यानी आप यदि बृहस्पति को पहले घर में स्थापित करना चाहते हैं तो गले में सोने की चैन धारण कीजिए तो आपके पहले घर स्थापित हो जाएगा और आपको शुभ परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। पहले घर में बृहस्पति स्थापित होने पर 5वें तथा 9वें घर के ग्रहों पर भी उत्तम प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। मूंगा की माला या मूंगा गले में धारण करने पर मंगल लग्न में स्थापित हो जाएगा तथा पहले घर में मंगल स्थापित होने पर वह चौथे, 7वें और 8वें घर के ग्रहों को भी
उत्तम प्रकार से प्रभावित करना शुरू कर देगा, क्योंकि मंगल या भौम की दृष्टि चौथे, सातवें तथा आठवें घर पर पूर्ण दृष्टि रहती है। यदि आपकी कुंडली के पहले घर में शनि स्थापित है तो वह तीसरे, सातवें तथा 10वें घर को भी प्रभावित करता है, क्योंकि शनि तीसरे, 7वें तथा 10वें भाव पर या घर पर चतुर्पाद यानी कि पूर्ण दृष्टि डालकर इन घरों को पूरी तरह से प्रभावित करने का कार्य करता है। अब हम आपको एक चमत्कारी तथ्य से अवगत कराते हैं। पहले खाने में बैठे ग्रह को राजा कहा जाता है, इसीलिए उसको एक वोट देने की शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन पहले घर के राजा होने के नाते उस घर में एक अतिरिक्त मत देने की शक्ति आती है, यानी जितने ग्रह पहले घर में बैठे हों उसमें एक और जोड़ करके उतने मत उस पहले घर में आ जाते हैं। यानी कि यदि पहले घर में 2 ग्रह विराजमान हो तो उस ग्रह में पहले घर में 3 ग्रह गिने जाएंगे, 3 बैठे हों तो 4 ग्रह मौजूद माने जाएंगे। यानी जितने ग्रह बैठे हैं उसमें एक जोड़ करके उतने ग्रहों की, जानवरों या पशुओं की सेवा उसको करनी पड़ेगी। यहां एक आप चीज और आपको ध्यान देनी है कि लग्न में स्थित ग्रह 8वें घर या भाव को सीधे टक्कर मारकर वहां पर स्थित ग्रह के प्रभाव को नकारात्मक करने का भी काम करते हैं। पहले घर का मतलब जातक का अपना शरीर है, अतः उसके शरीर में सूर्य से संबंधित वस्तुएं ही रहेंगी। इस तथ्य को इस प्रकार से भी समझा जा सकता है कि पहले घर में जो भी ग्रह स्थित होगा उस ग्रह के प्रभाव में सूर्य एवं मंगल का प्रभाव निश्चित ही शामिल होगा। यानी सूर्य और मंगल का उपाय अपरिहार्य ही है। यदि पहले घर में बृहस्पति विराजमान है तो ये मान करके चलिए कि जातक अपनी जवानी में एक राजा की भांति ऐश्वर्य एवं वैभव विलास का पूर्ण सुख आनंद भोगेगा ही भोगेगा। बृहस्पति पहले घर में होने पर जातक के अंदर बड़प्पन के गुण जन्मजात रहेंगे। यानी एक प्रकार से कहा जा सकता है के पेड़ की तरह दरख्त होता है जिसकी छत्र छाया में दूसरे बहुत सारे लोग आराम करके सुख का अनुभव करते हैं। ऐसा व्यक्ति घर के बुजुर्ग व्यक्ति की तरह पूरे परिवार की पालना करता है, प्रत्येक सदस्य का भला बुरा सोचने की क्षमता रखता है और अपनी योग्यता के बल पर समाज में मान, प्रतिष्ठा तथा सम्मान भी प्राप्त करता है। यदि पहले घर में मंगल होगा तो जातक में मंगल ग्रह के गुण सर्वाधिक होंगे, यानी उसका शरीर सुंदर और सुडौल होगा, भाइयों से विशेष स्नेह प्राप्त करने वाला रहेगा, शत्रुओं पर हर प्रकार से सदैव विजय प्राप्त करके ही रहेगा। यदि किसी जातक के पहले घर में शनि विराजमान है तो ऐसे जातक के अंदर शनि के गुणों की प्रधानता निश्चित ही रहेगी। उसमें राजसी गुणों का आधिक्य रहेगा। अपने सुखों की प्राप्ति के लिए वह दूसरों से आसानी से काम येन केन प्रकारेण निकाल ही लेगा। लेकिन यदि वह दूसरों पर दया का प्रदर्शन करे तो बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए कि वह दूसरों पर एहसान कर रहा है, कोई दया इत्यादि का भाव प्रदर्शित नहीं कर रहा। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम जिसमें हमने आपको बताया कि पहले घर में ग्रह विद्यमान होने पर किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। अपनी राय से हमें कमेंट करके अवश्य ही अवगत कराएं। हम आपके तहे दिल से आभारी रहेंगे। ओम श्री माधवाय नमः।